हाँ, चलिए भाई, आ जाओ जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम तमाम साथियों को। उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे आप सारे सारे लोग। और आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है। और हम लोग आज बहुत एक अच्छे टॉपिक को कवर करने वाले हैं और बहुत ही टू द पॉइंट पढ़ करके इंशाल्लाह हर बात को समझने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होने का 110% चांसेस बनते ही कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपका फॉर्म किया जाता है। तो यूजीसी नेट की तैयारी करें और वली औरंगाबादी साहब से मतलब एक तरह से कहें कि वली औरंगाबादी साहब से हम लोग नाआशना रहिए मुमकिन नहीं है। मतलब इनसे तो हमको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। तो इन्हीं के दिन में मैं एक क्लास लेकर गया हूँ और इनका मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि डिटेल हम लोग सुनाने जा रहे हैं। और फिर वही वाला रूटीन हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग पहले क्लास को देख लेते हैं और क्लास के बाद इंशाल्लाह जो हमारा वक्त लास्ट में बचेगा, आखिर में जो बचेगा उसमें इंशाल्लाह फिर हम लोग 4-10 क्वेश्चन वर्ड से मुताल्लिक कराने वाले हैं। ये ध्यान में रखिएगा। और सबसे पहले आप लोग ये बता दो कि आप लोग कैसे हैं, खैर आफियत से हैं। तमाम साथियों को सलाम मसनून। और जितने नए साथी हैं जो जुड़ रहे हैं अभी ये 1-2 दिन में जुड़े हुए हैं, उनसे मैं मुअद्दबाना इल्तमास करूंगा कि मेरा सारा का सारा वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप वहां से जा करके सारा का सारा वीडियो देख लीजिएगा इंशाल्लाह। उर्दू अदब से मुताबिक जहाँ के जिस एग्जाम में आप बैठेंगे इंशाल्लाह आपको किसी तरह का प्रॉब्लम या दुश्वारी नहीं होंगे। और कवायद वाले बच्चे वो साथी जो कवायद से जैसे 1 to 5 में बैठने वाले हैं टीचर वाले में, तो उनके लिए भी याद रखिएगा स्ट्रेट करके मेरा प्ले लिस्ट में एक ये बना हुआ है वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। वहाँ पे आप वहाँ से जाकर के उर्दू कवायद को मुकम्मल तरीके से संभाल सकते हैं। उर्दू अदब वाले आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुसूसन बताऊंगा यूजीसी नेट वाले उन्हीं को मैं ऑलरेडी ये भी कर रहा हूँ, फोकस भी कर रहा हूँ। लेकिन इनके साथ स्टेट एलिजिबिलिटी किसी भी स्टेट का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट ली जाती है, जैसा कि झारखंड के अंदर आया है, बिहार के बारे में गुफ्तगू हो रही है एक तरह से समझ लीजिए, ये भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो इन सारे स्टेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर याद रखिएगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का सिलेबस देखेंगे तो हूबहू यूजीसी नेट वाला सिलेबस है भाई। आप इसकी तैयारी कीजिएगा, डेफिनेटली आप वहाँ पे वहाँ का भी एग्जाम आप फेस कर सकते हैं, स्टेट वाला भी। और आरपीएससी में वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकली है, वहाँ पे मैं आप लोगों को कहूँगा कि फॉर्म भरिए। अगर आप नेट कर लिए हैं और नेट क्वालिफाई हैं तो आप डेफिनेटली कोताही ना बरतिएगा प्लीज़। वही एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि हर जगह का फॉर्म हम लोग डालते हैं, आने जाने में दुश्वारी होती है, अखराजात बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, एक बार इंशाल्लाह कामयाबी अगर मिल जाए तो फिर डेफिनेटली ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो आप कोताही ना बरतें किसी तरह से कोई भी ये हो। मैं बता दूं अपने बारे में कि देखिए मैं एकदम बिल्कुल क्लास फ्री लेता हूँ, कोई किसी तरह का कोई चार्जेस वगैरह नहीं। लेकिन फिर भी मुझे वक्त देना पड़ता है। मुझे तकरीबन मैं समझ लीजिए कि यूट्यूब पर आकर के आप लोगों को पढ़ाने के लिए तकरीबन मैं रोजाना 3 से 4 घंटा वेस्ट कर देता हूँ। कंटेंट बना करके ले करके आना, फिर उसके बाद लिख करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना बच्चों को, सारी चीज़ें समझाना, तो हमारा भी वक्त लग जाता है दोस्त। लेकिन सारे जिम्मेदारियों को बलाए ताक रख करके एक जिम्मेदारी ही समझता हूँ और आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आता हूँ। और दुख उस वक्त होती है दोस्त कि जब सारी चीज़ें ठीक ठाक चलते हैं, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं और उसके बावजूद भी अगर एक तरह से कहें कि अगर नेगेटिव फीडबैक आ जाए तो उस समय जो होता है ना कि आदमी थोड़ा सा हॉपलेस हो जाता है, थोड़ा सा उम्मीद हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप में से जितने भी साथी हैं फीडबैक बहुत अच्छा दिया आप लोगों ने, ये अल्लाह का करम रहा है। और धीरे धीरे इंशाल्लाह चैनल जो है ये ग्रो करने के रास्ते पर गामजन भी है। आप लोग दुआ भी कीजिए मजीद और अल्लाह तबारक व तआला से हम लोग मिलकर के दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस चैनल को कामयाबी से हमकिनार कराए। चलिए हम लोग आते हैं क्लास की तरफ। आप में से जितने नए साथी हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप नए साथी हैं, नए लोग हैं इस चैनल से, इससे पहले अगर आप नाआशना थे और अब जुड़े हैं, आपको अब समझ में आया है, तो आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जितने भी साथी आपके रिलेटिव में हों, आपके फैमिली में हों, आपके दोस्त अहबाब जितने भी हों, उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सारे लोगों तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वो लोग भी टाइम पर क्लास से जुड़ जाएं। इंशाल्लाह ये चैनल आप लोगों को फ्यूचर में बहुत तरह के एग्जाम को कवर कराएगा इंशाल्लाह। इस पे पूरी एक मुकम्मल तरीके से टीम बनाने का इरादा है और हर सिलेबस और हर चैप्टर इंशाल्लाह मुकम्मल तरीके से पढ़ाई जाएगी। यूजीसी नेट का हो या किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, इंशाल्लाह हर का क्लास यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन स्लो एंड स्टडी विद द रेस कहा गया है ना, स्लो एंड स्टडी विद द रेस, धीरे धीरे इंतजार कीजिए, वेट एंड वॉच, डेफिनेटली आपको सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए हम लोग आज के क्लास की तरफ रुजू करते हैं। आज के क्लास को हम लोग देखते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखिए मैंने हेडिंग ही डाला है यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2005। इस बार चैलेंजेस हैं हम लोगों के लिए, इंशाल्लाह इस बार स्कोर बहुत अच्छा करेंगे। जेआरएफ में तो नेट लेकर के जाएंगे इंशाल्लाह, जरूर लेकर के जाएंगे। 2025 उर्दू अदब से मुताल्लिक चंद अहम नुकात, या फिर आप ये कह सकते हो गज़ल से मुताल्लिक, उर्दू अदब की जगह पे अगर आप चाहो तो लिख सकते हो गज़ल से मुताल्लिक। और गज़ल से मुताल्लिक में भी अगर आप चाहते हो कि इसको खास कर दें तो आप ये कह सकते हो वली औरंगाबादी से मुताल्लिक चंद अहम नुकात, वली औरंगाबादी से मुताल्लिक चंद अहम नुकात। आते देखते हैं इनके बारे में। वली औरंगाबादी के कारनामे, इनके कारनामे क्या क्या रहे भाई। इनकी पैदाइश के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। अगर किसी को याद है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनकी पैदाइश कब हुई थी और इनकी वफात कब हुई थी, और इनके मतलब ये किस शहर के रहने वाले थे, कहाँ से ये मुंसलिक थे। इसके लिए जो स्टेट वालों में आपसी मतलब एक तरह से कह दीजिए कलह है, एक तरह से इन दोनों में ही मतलब ये आपस में ही है कि एक कहते हैं कि नहीं अहमदाबाद गुजरात से हैं और एक कहते हैं कि दक्कन के रहने वाले हैं। तो मतलब इस तरह की बातें हैं। तो अगर आपको याद है इनकी पैदाइश और इनकी वफात तो जरूर आप लोग कमेंट करके, कमेंट का आपका इंतजार रहेगा, जरूर आंसर करने का कोशिश कीजिएगा कि ये कब पैदा हुए थे और इनकी वफात कब हुई थी। चलिए आते हैं देखते हैं। इंशाल्लाह जो बोर्ड पर लिखा हुआ है इतना ही कंटेंट नहीं है भाई, इनके अलावा इनके मुख्तलिफ अक़वाल हैं उनको भी आज की क्लास में कवर करेंगे ताकि आज इनको मुकम्मल तरीके से कंप्लीट कर लिया जाए। कल दूसरे शायर की तरफ हम लोग चलने वाले हैं, गज़ल को शायर की तरफ। चलिए तो यहाँ से हम लोग पॉइंट देखते हैं। जो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पेन कॉपी लेकर के बैठे हो या सर नो? मैं एक बच्चा कमेंट कर रहा कि सर आपका वीडियो अच्छा ठीक है, देख लेता हूँ इसको। वाली का दीवान सबसे पहले लंदन से शाया हुआ। अब एक बात याद रखिएगा, दक्कन से मुताल्लिक है ना, ये दक्कन से ताल्लुक रखते हैं तो ये क्वेश्चन बनता है तो इसलिए हम लोगों का दिमाग में ये आ जाता है। वाली का दीवान जो सबसे पहले शाया हुआ था वो याद रखिएगा, ये जगह लंदन, लंदन याद रखिएगा। हो सकता है हम लोग को दिमाग में ये रहता है कि दक्कन से ताल्लुक रखते थे, दक्कन से बिलोंग करते थे, तो ऐसा है कि वो दक्कन से ही इनका शाया हुआ था। मोस्टली जो शोरा किराम जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ उनकी जिंदगी कटी है वहीं से ऑलरेडी उनका दीवान वगैरह भी शाया हुआ करता था। लेकिन इनका एकदम मुख्तलिफ है, थे तो दक्कन के जरूर, लेकिन इनका जो दीवान शाया हुआ है याद रखिएगा लंदन से। इनके दीवान का कलमे नुस्खा, कलमे नुस्खा का मतलब होता है कि जो लिखे थे इन्होंने, जो खुद से लिखा था, प्रिंट आउट नहीं हुआ था, जो इनके खुद के हैंड राइटिंग थे वो याद रखिएगा। वो जो शाया हुआ था वो या फिर मिला था, हासिल हुई थी, वो याद रखिएगा पेरिस में था। कहाँ था? इनका कलमे नुस्खा पेरिस में मौजूद था, पेरिस में। ये दोनों जगह का नाम याद रखिएगा, ये दोनों जगह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लंदन और पेरिस। इनके दीवान में दो मुख्तसर मसनवी हैं। ये अगर आप कह सकते हो कि इनके दीवान में मसनवियों की तादाद सिर्फ 2 है, दोनों मुख्तसर मसनवी हैं। पहली मसनवी की अगर हम लोग बात कर लें तो पहली मसनवी जो है इनके जिनमें अशार की तादाद सिर्फ और सिर्फ क्या है 31 है। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि इस मसनवी का कोई नाम कोई मखसूस नाम नहीं था, ये याद रखिएगा, कोई मखसूस नाम नहीं था, कोई खास नाम नहीं था, ये ध्यान में रखना है हम लोगों को। और ये अगर कह सकते हैं कि बेगर उन्वान का था, बेगर उन्वान का मतलब कोई उन्वान नहीं था इस मसनवी का।
पहली मसनवी में अशार की तादाद जो है वो 31 है, 31 है। ये आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, याद रख लीजिएगा, सिर्फ ये याद रख लेना है कि इनकी मसनवियों की तादाद 2 है। दूसरी मसनवी की अगर हम लोग बात कर लें जिसका उन्वान है दरतारीफ शहर सूरत, दरतारीफ शहर सूरत। अब ये शहर सूरत का मतलब याद रखिएगा वही वाले, ये सूरत चेहरा वाला नहीं, ये साथ से लिखते हो ना आप लोग भाई, ये सूरत हम लोग साथ से लिखते हैं, लेकिन सूरत मतलब जो ये जो शहर है उसके बारे में, दर तारीफ शहर सूरत। दूसरी मसनवी जिसका उन्वान दर तारीफ शहर सूरत है। इन्होंने शहर सूरत की तारीफ भी बहुत ज्यादा की है। बाबुल ये क्या कहता है सूरत को इन्होंने बाबुल, शायद आगे में लिखे हुए होंगे, शायद तज़किरा करेंगे हम लोग आगे चल करके, बाबुल जन्नह या कुछ इस तरह का इन्होंने कहा है। इसमें शहर सूरत की तारीफ की गई है और इसके अंदर अशार की तादाद जो है ना वो 147 है, 147, ये भी याद रखिएगा। इस शहर में इसमें शहर सूरत की तारीफ की है इन्होंने और इसमें 147 अशार है, सॉरी याद रखिएगा 147 कह रहे हैं, ये अशार का आलिफ जो है ये अशार के लिए है और 47 अशार हैं। वली ने सूरत को बाबुल मक्का कहा। देखिए आगे बात, बाबुल मक्का कहाँ है। अब ये क्वेश्चन 2021 या 22 का सेशन में मैं आपको बता दूं, अगर आप जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देखते हैं तो डेफिनेटली आपको मिलेगा कि ये क्वेश्चन फॉर्म किया गया था कि वली औरंगाबादी ने किस शहर को बाबुल मक्का का नाम से याद किया है या किस शहर को बाबुल मक्का कहा है। तो याद रखिएगा इन्होंने शहर सूरत को ही बाबुल मक्का कहा है। ये भी पॉइंट हमारे लिए बहुत आप अगर चाहो तो कर सकते हो कि बीबीआई कह सकते हो आप इसको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। उन्होंने अपने मसनवियों में गुजरात और सूरत का जिक्र किया है। 2 शहर याद रखिएगा, 2 शहर को इन्होंने बहुत ज्यादा तरजीह दी है, पहला गुजरात और दूसरा सूरत। गुजरात ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि कई लोगों का, कई मुहक्किकीन का मानना है या फिर गुजरात वालों का मानना है कि वली साहब गुजरात से ताल्लुक रखते थे, गुजरात से बिलोंग करते थे और यहाँ से भी आप याद रख लीजिएगा ये दोनों शहरों का नाम। उन्होंने अपने मसनवियों में गुजरात और सूरत का तज़किरा ज्यादा किया है, बहुत ज्यादा किया है, ये दोनों बात याद रखिएगा। उन्होंने शाह वजीहुद्दीन के बारे में बात कही है जो गुजरात से ताल्लुक रखते थे। मतलब एक शाह वजीहुद्दीन साहब के नाम से कोई शख्स थे, मारूफ मशहूर शख्स थे, जिनके बारे में इन्होंने तज़किरा किया है और ये भी जो शख्स थे याद रखिएगा वो कहाँ से ताल्लुक रखते थे, गुजरात से बिलोंग करते थे। यहाँ तक के बात, यहाँ तक की चीजें समझ में आई आपको। अदब पढ़ने के लिए अदब का नजरिया होना चाहिए बाबू, अदब का तरह थॉट होनी चाहिए हमारी, कंटेंट खुद से तैयार करके और खुद से उस पर जितना ज्यादा शॉर्ट देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह है, तो ऑब्जेक्टिव ही एग्जाम में ये भी, लेकिन याद रखिएगा एकदम सब्जेक्टिव की तरह कंटेंट दिया जाता है, आपके सामने में रखा जाता है। आप एक तरह समझ लीजिए कि सब्जेक्टिव कंटेंट को ही आप तब्दील करते हो ऑब्जेक्टिव में। तो अदब पढ़ने के लिए और अदब के बारे में जानने के लिए कहाँ से कौन सा क्वेश्चन मैं बताऊं, एक चीज से एक स्टेटमेंट से कई सारे क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं। मेथड तरीका अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन एक ही चीज से कई सवालात बनाए जा सकते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अदब पढ़ने में ये ध्यान में रखिएगा कि अगर कंटेंट लंबा दिख रहा है आपको तो आप उसको भी शॉर्ट करके या ट्रिक के साथ ध्यान में बैठाने का कोशिश कीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब देखिए तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी सूरत और गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। शाह वलीउद्दीन साहब का नाम रखिए, याद रखिएगा। तो गुजरात से, गुजरात को अगर याद रखना है कि गुजरात का इन्होंने तज़किरा किया है अपने मसनवियों के अंदर, तो गुजरात को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गुजरात के बारे में लोगों का, गुजरातियों का ये मानना है कि यहाँ से ताल्लुक रखते थे। इस तरह से आप शॉर्ट करके ना एक क्वेश्चन तक अप्रोच करने के लिए कई सारे कंटेंट को एक साथ मर्ज कर सकते हैं और मर्ज करके कई सारे क्वेश्चन का
जो खाका हमारे सामने तैयार हुआ है 1.5 पेज और 2 पेज के अंदर, उसको हम लोग एकदम मुकम्मल तरीके से शॉर्ट करके हाफ पेज के अंदर ला सकते हैं और बहुत सारे कंटेंट को एक शब्दों में। अब बोलोगे, अब आपके ये दिमाग में चलता होगा कि सर आप ही वही काम करके दे देते, मुझे इतना क्यों करना पड़ता। मेरे दोस्त, अगर मैं वैसे करके दे देता ना और मालूम चला शाहवजीउद्दीन साहब के बारे में कुछ बात आ जाती और मतलब हो सकता है कि मे भी मेरे तरफ से हो सकता है कि हम समझ जाते कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई और आप समझ नहीं पाते, तो आपको ये लगता है कि वली औरंगाबादी साहब के खिदमत हयात के अंदर ये शाहवजीउद्दीन साहब कहाँ से आ गए, ये कौन है। तो इसी वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ता है ना कि हम लोगों को कंटेंट बना करके वैसे ही देना पड़ता है ताकि बच्चों को हर एक कंटेंट के बारे में क्लियरिफिकेशन मिल जाए, समझ में आ जाए कि जो चीज मैं बता रहा हूँ वो सारी चीजें। अब इसको शॉर्ट करना आपका काम है, अब इसको शॉर्ट करके आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। आगे देखते हैं, उन्होंने अपने कलाम में फारसी शोरा, अनवरी, उर्फी, खाकानी, ये नाम सारे के सारे याद रखिएगा प्लीज, ये सारे के सारे नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप छोड़िएगा नहीं, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। किन के बारे में इन्होंने तज़किरा किया है। अनवरी, उर्फी और खाकानी, इन्होंने अपने कलाम के अंदर, अपने कलाम में इन्होंने फारसी शोरा में अनवरी, उर्फी और खाकानी के बारे में तज़किरा किया है, जिक्र किया है, ये भी याद रखिएगा। इनके कुल्लियात में कुल 6 कसायद हैं और सारे याद रखिएगा मजहबी कसायद हैं, सारे के सारे मजहबी कसीदे हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो उनको नंबर याद रखना है कि इनके कुल 6 कसीदे हैं, इनके कुल 6 कसायद हैं और वो सारे कसायद एक को छोड़ करके अगर हम लोग बात कर लें तो सारे के सारे इनका मजहबी है। वली का सिर्फ एक कसीदा खिताबिया है हजरत मीरा मोइनुद्दीन के मदह में और 5 तनहीदिया है। अगर आप लोग जहमत करें तो आप इतना बता दीजिए जरूर हमको, आप जल्दी से इसका डेफिनेशन बता दीजिए कमेंट करके कि खिताबिया कसीदा और तनहीदिया कसीदा में क्या फ़र्क है। मैंने ऑलरेडी आपको कसीदे की क्लास के अंदर मैंने बहुत डिटेल में बताया है, इन सारी चीज़ों को, इन सारे पॉइंट को मैंने डिस्कस किया है। अब प्लीज़ आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ ताकि आप लोग बताइए, ताकि ये दिमाग में बैठ जाए कि तनहीदिया कसीदा क्या होता है और खिताबिया कसीदा क्या होता है। ये कमेंट आप लोग मुझे करके ज़रूर बताएंगे और मैं अगर आप लोगों का कमेंट देख लूँ तो डेफिनेटली मुझे लगेगा कि नहीं आप लोग एक्साइटेड हो, पढ़ाई से ताल्लुक रखने वाले हो, डेफिनेटली आपके लिए और अच्छा से अच्छा कोशिश करके लेकर के आएंगे, कंटेंट बना करके लेकर के आएंगे। लेकिन आप लोग इसका जवाब मुझे जरूर दे दीजिएगा, मुझे जवाब मौसूल हो जाएगा तो मुझे समझ में आएगा कि नहीं आप लोग भी काफी ख्वाहिशमंद हैं, आप लोग भी एक प्यासे की मानिंद है जिनको सैराब करना हमारी जिम्मेदारी है। तो वली का सिर्फ कसीदा खिताबिया है जो हजरत मीरा मोइनुद्दीन की मदह में है, याद रखिएगा ये नाम भी, हजरत मीरा मोइनुद्दीन की मदह में। अब आप लोगों का दिमाग में एक बात चलता होगा कि सर बोलने की इससे भी बेस्ट लेकर के आएंगे, क्या मतलब ये सारी चीजें ठीक ठाक नहीं है। तो ये डाउट अपने दिमाग में मत पाल लीजिएगा भाई, मेरा कहने का मतलब है कि इंशाल्लाह इनको और शॉर्ट करके ला देंगे और शॉर्ट बना देंगे आपके लिए, मतलब वही चीज ऑलरेडी आपके दिमाग में डाउनलोड करने का कोशिश करेंगे जो सारी चीजें। देखिए होता ये है, मैं आपको बताऊं, आप जब टीचिंग डिपार्टमेंट में आते हैं ना, बहुत सारे बच्चों का ये माइंड में चलता है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आप ये बात ध्यान में बैठा लीजिए, या कभी भी आप टीचिंग करने आएंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात कि जैसे जैसे इंसान इस लाइन में, इस डिपार्टमेंट में पढ़ता पढ़ाता चला जाता है ना, तो उसका एक्सपीरियंस जो होता है ना वो दिन ब दिन बिल्ड होता चला जाता है। जब बिल्ड होता चला जाता है ना तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा करता हुआ चला जाता है। जैसे अगर आप बिगिनिंग में हैं, आपके पास बहुत सारा कंटेंट आपके माइंड में है, लेकिन सारा चीज होने के बावजूद भी आप सोचोगे आकर के कि लोगों के सामने कैसे बोलना है, कौन सी चीज को कैसे प्रेजेंट करनी है, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सारी चीजें आती है शुरू में रुकावट, मतलब कह सकते हैं कि दीज ऑल आर बैरियर ऑफ स्पीकिंग, बोलने के ये सारे बैरियर होते हैं कि कौन सी चीज को कहाँ पे प्रेजेंट करना है। लेकिन जैसे जैसे इंसान आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे वर्क करता चला जाता है, तो वो सारी चीजें उसका एक्सपीरियंस बिल्ड होता चला जाता है और वो हर बार
अब पहले से अच्छा करता हुआ चला जाता है। तो एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमने बताया भी था कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अंग्रेजी का मुहावरा है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वोमन परफेक्ट। ये चीज़ें होती हैं। तो मुइनुद्दीन की मदा में 5 तमहीदियाँ हैं। एक फारसी रिसाला इनका याद रखिएगा, नूरुल मारिफत करके, नूरुल मारिफत करके इनका एक फारसी रिसाला है। और रिसाला के बारे में भी हम लोग आगे अफसाना वगैरह पढ़ेंगे ना, और मुहक्किकीन के बारे में पढ़ेंगे ना, तो रिसाला के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। और रिसाला से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, याद रखिएगा। तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में रखना पड़ेगा। तो फारसी रिसाला नूरुल मारिफत के नाम से लिखा है, जो मदरसा हिदायत बख्श नामी की तारीफ में है। याद रखिएगा, मदरसा हिदायत बख्श नामी की तारीफ में है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो ये रिसाला है ना, कोई तसव्वुफ से ताल्लुक रखने वाला नहीं, कोई ताल्लुक से ताल्लुक रखने वाला नहीं है, बल्कि एक मदरसा के बारे में इन्होंने हिदायत बख्श नामी मदरसा है जिनकी तारीफ में इन्होंने लिखा है। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि इनका एक फारसी रिसाला नूरुल मारिफत नाम से है। नूरुल, जो मैं ऑलरेडी आपके सामने अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, इनको आप कोशिश कीजिएगा किसी तरह याद कर लें, किसी तरह याद करना। और याद करने का बहुत अच्छा मेथड मैंने बताया कि आप बैठ करके बच्चों की तरह रट्टा ना मारेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, बच्चों की तरह रट्टा मारने का कोशिश ना कीजिएगा। आपको याद करने का बेहतर तरीका ये है कि अगर आपको लगता है एकदम छोटे छोटे कंटेंट बना लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें लिख लीजिए। आप लिख करके वीडियो लेकर के सामने बैठ जाइए और बैठ करके उन सारी चीज़ों को बार बार सुनिए। अगर आप में से कोई औरतें हैं, लड़कियां हैं, तो आप किचन में भी अगर रह रहे हैं तो आप अपने कान में ईयरफोन डाल लीजिए। बहुत तरह के जराए आ गए हैं, एयरबैड है, ईयरफोन है, बहुत सारी चीज़ें आप डाल लीजिए। डाल करके वीडियो प्ले कर लीजिए और आप सब काम करते रहिए। बहुत सारी चीज़ें ना सुनने के बाद भी आती है, बहुत सारी चीज़ें सुनने के बाद आती है, तो वो ऑलरेडी आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। कुल्लियात वली को सबसे पहले सन 1833 में, अब यहाँ से याद रखिएगा इनके कुल्लियात के बारे में बात हो रही है। 1833 में सबसे पहले 1833 में फ्रांसीसी गारसा दतासी नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने फारसी जबान में इसे शाये किया था। फ्रांसीसी गारसा दतासी ने फारसी जबान में शाये किया था। कुल्लियात वली को सबसे पहले कब शाये किया गया था और किसने शाये किया था? तो सन 1833 में फ्रांसीसी गारसा दतासी ने फारसी जबान में इसे शाये कराया था, ये किया था। दैट पॉइंट टू बी नोटेड, ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। आई होप यहाँ तक के बाद आप लोगों को क्लियर एंड क्रिस्टल हुआ होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर प्रॉब्लम है तो आप बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंशाअल्लाह फिर हम लोग ये करेंगे, तज़किरा करेंगे, जिक्र करेंगे, बात करेंगे। एक मिनट दीजिए प्लीज। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। गारसा दतासी ने फारसी जबान में शाये किया। याद रखिएगा, जिसका मुकद्दमा, जिसका या जिस मुकद्दमे का तर्जमा मतलब वहां से लिख करके लाया, जब आया फारसी जबान में, तो इसका मुकद्दमा लिखने वाले जो थे वो यूसुफ हुसैन खां थे। ये भी नाम याद रखिएगा। गारसा दतासी की फारसी जबान जो इन्होंने इनका कुल्लियात को शाये किया था, उसी का मुकद्दमा यूसुफ हुसैन खान ने लिखा था। यूसुफ हुसैन खान ने लिखा था। यहाँ से 2 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ गया। पहली मर्तबा सन 1833 में फ्रांसीसी गारसा दतासी ने सन 1833 में शाये किया था, जिसका मुकद्दमा यूसुफ हुसैन खान ने लिखा था। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर इसी को याद रखिएगा, कुल्लियात वली को सन 1927 में, मैंने ये नहीं लिखा है पॉइंट, आप लोग लिख लीजिएगा। सन 1927 में मैं बोल रहा हूँ, इसको लिखते हुए चलिएगा। 1927 मैंने नंबर यहाँ पे दे दिया है। 1927 में
हसन मानवरी ने ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कुल्लियात वली को अहसन मारहरबी ने अंजुमन तरक्की उर्दू के ज़ेरे एहतमाम शाये कराया था। ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इसको कह सकते हैं दूसरी मरतबा अहसन मारवरी ने सन 1927 में अंजुमन तरक्की उर्दू के ज़ेरे एहतमाम शाये कराया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और उसके बाद 1927 के बाद अगर हम लोग बात कर लें तो सन 1989 में कुल्लियात वली को नूरुल हसन हाशमी, शायद मैंने ये पॉइंट आपके सामने लिख दिया है, 1989 में कुल्लियात वली को नूरुल हसन हाशमी ने तरतीब देकर वसी मुकद्दमे के साथ मा फरहम शाये कराया था। ये दोनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट कुल्लियात वली से मुताल्लिक है। ये तीनों चारों पॉइंट आपके माइंड में एकदम होना चाहिए। इतना में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, वरना हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। और इनके कुछ मुख्तलिफ ख्यालात हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले। नूरुल हसन हाशमी ने कुल्लियात वली को जो तरतीब दिया था और इनको एक वसी मुकद्दमे के साथ शाये कराया था मा कुरान के साथ, याद रखिएगा उसका पेशे लफ्ज महमूद इलाही बख्श ने लिखा था। महमूद इलाही ने तहरीर किया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, महमूद इलाही ने तहरीर किया था। महमूद इलाही ने तहरीर किया था। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। कुल्लियात वली जो मरतबा नूरुल हसन हाशमी का पेशे लफ्ज किसने लिखा था, याद रखिएगा महमूद इलाही ने लिखा था। यहाँ तक के सारी बातें क्लियर एंड क्रिस्टल है, यस और नो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए यहाँ तक के बात क्लियर है, सारी चीजें ओके हैं। तो चलिए हम लोग आगे कुछ अखबार वगैरह देख लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट वगैरह देख लेते हैं और इनके कलाम के ऊपर कुछ ट्रिक दूंगा इंशाल्लाह, जिससे आपके ज़हन में सारी बातें बैठेंगी। कैसे पहचानिएगा इनके कलाम को, क्योंकि कलाम से रिलेटेड भी, अशआर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना। आप इससे पहले एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको अंदाजा होगा। एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, तमाम साथियों को, ये भी बात ध्यान में आप लोग रखिएगा कि जो साथी इस बार एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं या जो इस बार एग्जाम देना चाह रहे हैं, खुसूसन यूजीसी नेट वाले, देखिए कोशिश तो ये है और कोशिश हमें तो ये करना चाहिए कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम कामयाब हो जाए। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कामयाबी है। आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर मान लेते हैं सपोज कोई बच्चा किसी वजह से 2, 4 नंबर 8 नंबर से अगर आगे पीछे हो जाता है, तो याद रखिएगा आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे ना, तो आप जब अपने साथियों को देखेंगे बैठे हुए, तो आपको घबराहट होगी देख करके कि या अल्लाह मैं अपने चाचा पापा के साथ बैठा हूँ। मतलब ऐसे ऐसे लोग बैठते हैं बाबू एग्जाम में। आप अपने अगल बगल वाले एरिया में देखिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको देख करके आप हैरत कीजिएगा, आप बोलेंगे यार इनके सामने तो मैं बच्चा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एग्जाम में बैठिए, 2, 4 नंबर 8 नंबर 10 नंबर से अगर आप पीछे रह जाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं। मतलब आप अच्छे मुकाबले में हैं आप, मतलब आपका तुलना किया जा सकता है अच्छे स्टूडेंट के लेवल में। पहला एग्जाम में आप बैठते हो तो आपका तो यही मकसद होता है कि किस तरह से हम एग्जाम को फेस करें, किस तरह से हम अटेम्प्ट करें और किस तरह के फॉर्मेट बनते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। यूट्यूबर या फिर आपके एजुकेटर जो हैं वो सारी चीज़ें बता दी जाती है, लेकिन बाबू खुद से कर लेना, खुद से किसी चीज़ को फेस टू फेस देख करके करना, उनमें और इनमें बहुत फर्क होता है भाई। जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कहीं आप देख रहे हो, किसी से आपने किसी चीज़ के बारे में सुना कि देखो फलाने जगह लड़ाई हो गई, वहाँ पे मारपीट हो गया, फलाने आदमी का हाथ टूट गया, उसका सर फूट गया, ये हो गया, ब्लड गिरने लगा, बेहोश हो गया कई बार, ये सारी चीज़ें, फिर भी आपके माइंड के अंदर वो एक्सप्रेशन नहीं आएगी, वो फीलिंग नहीं आएगा जो आप देखोगे नज़र से।
सेम वही चीज एग्जामिनेशन का आपको लाख समझा दिया जाए कि देखो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बनते हैं, ये तरीका अपनाया जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। हम ये नहीं कहते कि आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आप एक बार में पहली अटेम्प्ट में भी आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्लाह की अगर मदद आई तो कहा जाता है कि बगैर ये काम मेहनत का भी आप निकल सकते हो, वो बात की बात है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमने देखा, मैं अपने खुद साथियों का अपने क्लासमेट का तजुर्बा करके मैं आपको बता रहा हूँ कि कई साथियों को मैंने ऐसा देखा जो 7-7, 8-8 अटेम्प्ट में बैठे हैं, अटेम्प्ट दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नेट क्लियर नहीं हो रहा। ना होने का रीजन ये नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है भाई, ना होने का रीजन ये नहीं है कि मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है, ना होने का रीजन ये कि बाबू देखो ये इतना डेप्थ क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि मैं आपको बताऊं कि आप जब तक कि इसमें 6 महीना मुकम्मल तरीके से लगन के साथ, दिलजोई के साथ, दुनिया को भुला करके अगर आप ना बैठेंगे तो डेफिनेटली आप एक बार क्या 10 बार भी बैठेंगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, इसलिए कि हर बार का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, जरूरत है। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे इंशाल्लाह उतना ही ज्यादा आप अच्छा करके आएंगे, उम्मीद है इस चीज का। तो आप मेहनत के साथ, लगन के साथ, अभी भी आपके पास 3 महीना है, उन तमाम साथियों से कहूंगा कि अगर आज भी आपने मतलब टाइम नहीं दे रहे हैं, यूं ही अब तैयारी कर रहे हैं, कभी मन में आ रहा देख ले रहे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है या तो आप किसी और प्लेटफॉर्म को चुन लीजिए, किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ इरादा बना लीजिए। और अगर इसके तरफ इरादा बनाना चाह रहे हैं और अभी 3 महीना 4 महीना है इसमें, तो मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज कॉन्सेंट्रेट योरसेल्फ, अपने आप को एकदम स्टडी पे लगा दीजिए, दुनिया का हर चीज को भूल जाइए कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, और इंशाल्लाह उसके बाद जब रिजल्ट होगा तो डेफिनेटली आप भी देखेंगे कि नहीं, मेहनत कहीं इंसान का ज़ाया नहीं होता। चलिए हम लोग देखते हैं इनके बारे में। मुख्तलिफ ऐसे बहुत बड़े मैं क्या बोला जाता है उसको, एजुकेटर नहीं हूँ, बहुत बड़ा एडवाइजर नहीं हूँ कि मैं आपको सलाह दूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, इसलिए आप अच्छा अपनी लाइफ के लिए अच्छा आप ही सोच सकते हैं बाबू। जिंदगी में बहुत सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे, खुद मैं अपने बारे में बताऊँ, हम लोग के बारे में, जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारे खुद के ऐसी प्राइवेसी हैं जिसको इंसान दूसरों तक शेयर नहीं कर सकता है। तो हर कोई का हर एक तरह का प्रॉब्लम होता है, उसको बलाया ताक रखिए कुछ दिनों के लिए। मोस्टली हमें से 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, तो क्या कीजिएगा, एक तरह से आजमाइश है आपके लिए, इसमें भी मेहनत कीजिए, लगन से मेहनत कीजिए, हौसले के साथ मेहनत कीजिए। इंशाल्लाह अब ये चीज़ को कोशिश कीजिए कि जो चीज़ हमारे साथ हो रहा इंशाल्लाह वो हमारे नस्लों के साथ, हमारे आने वाले नस्लों के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। ये सोच करके आप मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। देखते हैं इनके वली से मुताल्लिक अगर हम लोग देख लें, मुख्तलिफ अक़वाल, इनसे कई अक़वाल हैं, कई मुहक्किकीन का, कई शुअरा किराम का अक़वाल हैं जिनको ऑलरेडी गौर से पढ़िएगा और सारे के सारे अक़वाल को एकदम ज़हन में बैठा करके रखिएगा। क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बाबू आपको बनने को मिलेंगे। सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं सबसे बड़ी शख्सियत जिन्होंने कहा कि वली जो है ये एक तरह से समझ मुस्लिम सुबूत उस्ताद करार दिया है। किसने दिया है भाई? मुस्लिम सुबूत उस्ताद करार दिया है। किसने करार दिया है? तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट बिलोंग्स टू मिर्तक़ी मीर। एकदम लिख लीजिएगा, इनको एकदम छोड़िएगा नहीं, एकदम लिख लीजिएगा चाहे कुछ भी हो जाए। वली आइंदा 2 साल के निज़ाम शमसी का वो सूरज हैं
वली आइंदा 2 सालों, लिख लीजिए, वली आइंदा 2 सालों निज़ाम शमशी, निज़ाम शमशी याद रखिएगा, निज़ाम शमशी का वो सूरज है देखिए कितने महान महान लोग हुआ करते थे। वली आइंदा 2 सालों के निज़ाम शमशी का वो सूरज है जिसके दायरे कश में, जिसके दायरे कश में, जिसके दायरे कश में जिसके दायरे कश में उर्दू शायरी के मुख्तलिफ सैयारे गर्दिश करते हैं। वली आइंदा 2 साल के निज़ाम शमशी का वो सूरज हैं जिसके दायरे कश में उर्दू शायरी के मुख्तलिफ सैयारे गर्दिश करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? ये किसका स्टेटमेंट है बता दूं आगे तो याद रखिएगा, जमील जालिबी, इनके बारे में भी हम लोग आगे में पढ़ने वाले बहुत डिटेल से। जमील जालिबी वली ने एक जबान को दूसरी जबान से ऐसा बेमालूम जोड़ लगाया है, वली ने एक जबान को दूसरी जबान से ऐसा बेजोड़ ऐसा बेमालूम जोड़ लगाया है, ऐसा वली ने एक जबान को दूसरी जबान से ऐसा बेमालूम जोड़ लगाया है कि आज तक जमाने ने कई पलटने खाने के बावजूद, कई पलटने खाए मगर पेवंद में जुल्बिश तक नहीं आई। वली ने एक जबान को दूसरी जबान से ऐसा बेमालूम बेरब्त जोड़ लगाया है कि आज तक जमाने ने कई पलटने खाने के बावजूद या कई पलटने खाई मगर पेवन में जुल्बिश तक के नहीं आई। ये याद रखिएगा। ये कॉल है, ये स्टेटमेंट है मोहम्मद हुसैन आज़ाद से याद रखिएगा। एक और स्टेटमेंट लिख लीजिएगा,
कि उर्दू शायरी का बाबा आदम कहाँ है। वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहाँ है, किसने कहा है याद रखिएगा, मोहम्मद हुसैन आजाद से। इसलिए मैं दे रहा हूं कि वहीं पे आप लोग लिख लीजिएगा। और इन्होंने याद रखिएगा वली को शायर कुदरत भी कहा है, वली को शायर कुदरत भी कहा है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। वली को शायर कुदरत कहा है। वली उर्दू शायरी का बाबा आदम है बकौल मोहम्मद हुसैन आजाद, और वली को शायर कुदरत भी कहा है, किसने कहा है, तो मोहम्मद हुसैन आजाद ने। ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। और मेर का एक स्टेटमेंट आपने लिखा था, वहीं पे याद रखिएगा। मेर तक की वजह से ही मुताल्लिक कहाँ पे था हमारा लिखा हुआ, मुस्लिम सुबूत उस्ताद करार दिया है मेर तक की मेर में। यहीं पे याद रखिएगा कि रेख्ता का भी उस्ताद, वली को रेख्ता का उस्ताद कहा है मेर तक की मेर ने, ये याद रखिएगा। वली को रेख्ता का उस्ताद कहा है, उस्ताद क्या है, किसने कहा है, वली को रेख्ता का उस्ताद कहा है, किसने कहा है, तो याद रखिएगा मेरे तकी मेरे साहब ने। ये भी याद रखिएगा। याद रखिएगा किताब है नुकातुश शोरा, मेरे तकी मीर साहब की बहुत ही मशहूर और मारूफ किताब, जहाँ से क्वेश्चन बनता है आपको मैच द कॉलम में दिया जाता है बना करके। तो नुकातुश शोरा के अंदर मेरे तकी मीर ने वली साहब के बारे में कहा, या वली को कहा है कि ये शैतान से भी ज़्यादा मशहूर है, ये शैतान से भी ज़्यादा मशहूर है। मेरे तकी मीर ने नुकातुश शोरा के अंदर ये बात कही है। मेर तकी मीर ने, यहां से दो चीजें क्लियर हुई। नुकातुश शोरा ये भी किताब याद रखिएगा, और ये किताब मेरे तकी मीर से मुताल्लिक किताब है, याद रखिएगा। मेरे तकी मीर में नुकातुश शोरा किसकी किताब है, मेरे तकी मीर का तस्नीफ याद रखिएगा। और इसी किताब में इन्होंने वली को कहा था, वली के बारे में क्या कहा था कि शैतान से भी ज्यादा मशहूर है। शैतान से भी ज्यादा मशहूर है, ये भी स्टेटमेंट याद रखिएगा। और मेरे तक मीर वाला और मोहम्मद हुसैन आजाद वाला, ये दोनों स्टेटमेंट तो एकदम जरूरी है कि आप याद रखिएगा, ताकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। याद रखिएगा मोहम्मद हुसैन आजाद ने वली को उर्दू शायरी में वही मकाम दिया है जो अंग्रेजी शायरी में चासर और फारसी शायरी में रुदकी को हासिल है। ये दोनों बातें एकदम याद रखिएगा कि वली को उर्दू शायरी में वही दर्जा हासिल है बकौल मोहम्मद हुसैन आजाद। उर्दू शायरी में वही दर्जा हासिल है जो अंग्रेजी में, याद रखिएगा, चासर को। और मैंने एकदम शुरू में ही ऑलरेडी स्टेटमेंट आपको बताया था, शायद ज़हन में होगा तो आप बता दीजिएगा कि ये मोहम्मद हुसैन आजाद ने वली को उर्दू का चासर कहा है, उर्दू शायरी का चासर कहा है। तो चासर क्या याद रखिएगा, कि अंग्रेजी का बहुत ही मशहूर शायर चासर थे, उन्हीं से इनको क्या कर दिया है, मुनासबत दे दिया है कि वली जो है उर्दू का चासर है, और जैसा कि अंग्रेजी का मशहूर शायर चासर था और फारसी में रुदकी। तो ये भी स्टेटमेंट याद रखिएगा मोहम्मद हुसैन आजाद, जहाँ पे लिखे हो ना वहीं पे ये वाला स्टेटमेंट को आप बैठा दीजिए कि मोहम्मद हुसैन आजाद ने
वली को उर्दू का शासर कहा है। उर्दू शायरी में वही मकाम दिया, उर्दू शायरी में वही मकाम दिया है जो अंग्रेजी शायरी में शासर और फारसी शायरी में रुदगी को हासिल है। ये भी स्टेटमेंट लिख लिए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि लिख लिए होंगे। वीडियो कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताइए प्लीज। अगर अच्छा लगता है तो आपका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि चलिए आप भी इस ना चीज को इस काबिल बनाने जा रहे हैं। डेफिनेटली मैं तो कुछ नहीं था, आई वाज नथिंग। जो कुछ भी मैंने बना बिकॉज ऑफ यू, आप लोगों की वजह से। चलिए एक स्टेटमेंट और याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे कुछ भी हो। वली के कलाम को लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ लिखिएगा। वली के कलाम को शिमाली और जनूबी हिंद के दरमियान लिसानी अदबी पुल करार दिया गया है। फिर से सुनिएगा, वली के कलाम को शिमाली और जनूबी हिंद के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया गया है। लिसानी व अदबी पुल करार दिया गया है शिमाली और जनूबी हिंद के दरमियान। वली के कलाम को क्या दिया गया है? अदबी लिसानी व अदबी पुल करार दिया गया है। ये भी याद रखिएगा। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है लेकिन पूछता कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि ना पूछेगा, मैं भी आगे चल करके पूछ लेगा, तो इसको भी लिख लीजिएगा। वली औरंगाबादी अपनी रहलत के बाद भी, रहलत कर जाना मतलब कोच कर जाना, मतलब जिनकी मतलब इंतकाल कर जाना, रहलत के बाद भी चलते फिरते रहे और अहमदाबाद में मदार की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहे। फिर सुनिएगा, वली औरंगाबादी अपने रहलत के बावजूद भी चलते फिरते रहे और अहमदाबाद में मदार की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहे। ये भी स्टेटमेंट याद रखिएगा। मोहम्मद यूसुफ नाजिम, ये भी याद रखिएगा। मीर साहब ने वली के मुतालिक लिखा है, मीर साहब ने वली के मुतालिक लिखा है कि माशूक जो अपना था बाशिंदा दक्कन का था। माशूक जो अपना था बाशिंदा दक्कन का था। मीर ने वली साहब के बारे में ये शेर कहा है, ये मिसरा कहा है कि माशूक जो अपना था बाशिंदा दक्कन का था। मतलब इन सारे सबूतों से ये बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं वली औरंगाबादी का ताल्लुक दक्कन से ही था। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। इनके प्लीज गिव मी अ मोमेंट। अगर हम लोग बात कर ले, सपोज कर लो कि इनके कलाम को हम लोग कैसे पहचानेंगे, क्या है, यहाँ तक के क्लियर कर लिया होगा आप लोगों ने, यहाँ तक तो लिख लिया होगा सारी चीजें जो मैंने बताया। बाद में जो मैंने लिख करके दिया वो भी आप लोग उम्मीद करता हूँ कि लिख लिए होंगे। बाद में जो भी साथी देखेंगे प्लीज आप लोग वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट वगैरह लिख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और कई सारे स्टेटमेंट है जिनको मैं क्या हूँ अपने जबान से दोहराया हूँ, उसको भी सुन करके आप लोग गौर से सुन करके लिख लीजिएगा, कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात और सुनिए गौर से। जैसा कि आपको मालूम है कि अशआर से भी ये बन जाते हैं, सवालात बनते हैं। अच्छी तरह मालूम होगा आप लोगों को कि मिस्र अव्वल दे करके मिस्र सानी पूछ लेता है, मिस्र सानी दे करके मिस्र अव्वल पूछ लेता है। या फिर ऐसा होता है कि मैच द कॉलम में 4-5 मिसरा को उठा लेता है और 4-5 मिसरे को उठाने के बाद कहीं तो मुकम्मल क्या कर लेता है, कहीं एकदम मुकम्मल 2 मिसरों का एक शेर उठा लेता है और वो पढ़ करके आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि ये किनका कलाम था, ये किस कलाम का टुकड़ा है, इस तरह से पूछ लेता है। तो स्टेटमेंट में तो आप कैसे पहचानोगे, जैसे नज़ीर अकबराबादी हो गए, वली साहब हो गए, या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब हो गए, अल्ताफ हुसैन हारी साहब हो गए, मिर्जा गालिब साहब हो गए, इनसे एक एक करके मिसरा उठा ले और आपसे पूछे तो आप कैसे पहचानिएगा। ये बहुत दुश्वारी होती है बच्चों को, बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। 1 मिनट दीजिएगा प्लीज।
तो आप कैसे पहचानिएगा ये बता दो प्लीज। जैसे तो आपको बस एक ही तरीका और एक ही मेथड है पहचानने का बाबू। अब उस पर जितना ज्यादा पकड़ कर लीजिएगा, पकड़ बना लीजिएगा, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। कि जैसे आपको एक तर्ज को मुंतखब करना होगा, एक तर्ज का इंतखाब करना होगा कि किस शोरा के कलाम के अंदर कौन सी तर्ज जो है यकसा पाई जा रही है। मतलब इसी तर्ज पे उन्होंने अपने कलाम को ज्यादा या फिर अधिकतर कलाम को इन्होंने इसी जबान पे का, उसमें भी गलती होने का चांसेस है बाबू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता है। देखो कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से अगर आप जुड़े होंगे और एग्जाम में बैठे होंगे तो देखिए एक चीज होती है, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर हम बगैर तैयारी करके जा रहे हैं, कुछ भी तैयारी नहीं, जैसे मान के चलो ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में हम बैठे हैं, या टीचर वाला में बैठे हैं, या फिर किसी और डिपार्टमेंट का एग्जाम हो रहा है उसमें बैठे हैं, कोई तैयारी नहीं, मुझे सिलेबस भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं जानते और एग्जाम में बैठे हैं। अब उसमें होता है क्या ना कि तुक्का लगाने पे अगर 100 अंक का है, 100 नंबर का है, तो उसमें हमारा 20-25 चीज सही हो भी जाता है। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा कि जो बच्चा मुकम्मल तरीके से मेहनत करके तैयारी करके जाता है और मान लो फॉर एग्जाम्पल 80 क्वेश्चन उसने कर लिया अपने याद के बेसिस पर, 20 क्वेश्चन ऐसे थे। अब भाई कितनों भी टैलेंटेड क्यों ना भैया, कुछ ना कुछ तो कमियां रह जाती है, कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। अब उसमें हो गया कि 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जिन पे ऑलरेडी हमारा वो दिमाग काम नहीं कर रहा, एक जरा नहीं काम कर रहा। मतलब ये चीज हमने पढ़ने के दरमियान में कहीं देखा ही नहीं, देखे होते तो जरूर दिमाग में होता। अब वैसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर हम लोग मतलब पढ़ने वाला है स्टूडेंट, मेहनत करके जाने वाला है स्टूडेंट, अगर वो तुक्का लगाता है, क्या करेगा, लगाना ही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लगा करके बच्चे आते हैं। जब तुक्का लगा करके आते हैं तो आपने एकदम गेस किया होगा, एकदम 110% मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्सपीरियंस होगा, आपने गेस किया होगा कि पढ़ने वाला स्टूडेंट साथी अगर वो तुक्का लगा करके आता है, देख लीजिएगा 20 को में एक आध दो सही हो गया तो हो गया, और ना 20 गलत जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, आप लोग जल्दी से मुझे जरूर बताइएगा कि इसका कारण क्या है। भाई ना पढ़ने वाला 100 में 20-25 तुक्का पे सही कर भी ले रहा, और हम लोग पढ़ करके जाते हैं, 80 क्वेश्चन अच्छा से किए हैं, स्कोर किए हैं, और 20 क्वेश्चन ऐसा आया जो ऑलरेडी मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम तुक्का पे जा रहे हैं, तो 20 में 18-19 गलत गया बुटला दे, एक आध दो को सही हो गया तो हो गया। ऐसा क्यों होता है, आपने देखा होगा, आपने गौर किया होगा। चलिए अच्छी बात है। तो अगर आप लोग क्या कहते हैं, इनके कलाम को अगर पकड़ने का तर्ज अगर लेने का अगर आप कोशिश करेंगे तो एक तर्ज मैं बताता हूँ, लेकिन हर जगह तो कारगर नहीं होगा। जैसे आप जब शोरा कराम को जब पढ़ेंगे तो उनसे हम लोग मुताबिकत करेंगे, इनका तुलना करेंगे और देखेंगे कि क्या जो हम लोगों ने ट्रिक लिया है क्या वो काम कर रहा। जैसे इनका अगर कलाम की अगर हम लोग बात कर लें तो अधिकतर इनके कलाम के अंदर आप पाओगे, जैसे मैं बोलूँ आपसे हाँ देखो, जिस गर्द ऊपर पान रखूं तेरे रसूला उस गर्द को मैं खुल करूं दीदे झांका। अब एक अंदाज, एक तरीका ये याद रखिएगा कि इनका जो कलाम का जो पहचान है, इनका पहचानने का अगर तरीका लेना चाहते हो, अगर समझना चाहते हो, तो देखो एक चीज समझना है इनके बारे में कि इनके कलाम के अंदर एक मिसरा में लिख दे रहा हूँ पहले, ताकि आपको समझ में आए उसको उससे अच्छी तरह से। देखो एक मतलब इनका मिसरा लिख रहे हैं, आप इनको समझना जरा सा। तेरा मुख हुस्न का दरिया, तेरा मुख हुस्न का दरिया, समझना, तेरा मीम है ये, मुख हुस्न का दरिया, समझना जरा सा, अगर वो समझ में आए तो। वो मौजा चीन पेशानी, वो मौजा
ममोजा हुस्न पेशानी, ये था ना, चीन पेशानी। इसमें दो चीज समझाऊंगा, जरा गौर से समझना। पेशानी मतलब आप लोग समझेंगे, प्लीज आप लोग समझेंगे इन सारी चीजों को जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो पकड़वाना चाह रहा हूँ आप लोगों से। ऊपर आबरू की कश्ती के, ऊपर आबरू की कश्ती के, आबरू की कश्ती के ऊपर आबरू की कश्ती के यूं तिल ना जियो, ना जियो दस्ता। देखो, तेरा मुख हुस्न का दरिया, ममोजा चीन पेशानी, ऊपर आबरू की कश्ती के, यूं तिल ना जियो दस्ता। एक मिसरा है इनका, मतलब मिसरा अव्वल ये आप कह सकते हैं, मिसरा सानी ये है। आपको क्वेश्चन कैसे ये कर देता फॉर्म, मतलब इसी को उलट दे इधर और चार ऑप्शन दे दे आपको, और चारों मिसरा अव्वल का दे दे और बोले कि इसका मिसरा, ये मिसरा सानी है, इसका मिसरा अव्वल मिलाएं, और इसमें दे देता है 3-4 ऑप्शन और सब मिसरा अव्वल रहता है, तो तर्ज से समझ ही में नहीं आता। तो देखो एक चीज आप समझो, यहाँ पे मैं बोला देखो ममोजा, या फिर यहाँ पे देख लो यूतिल नजियूं। देखो नून गुन्ना कलाम के अंदर, जैसे अभी मैंने एक और मिसरा आपको पढ़ा था रसूल, तो रसूल से इन्होंने इस्तेमाल किया रसूला, रसूला इन्होंने ये इस्तेमाल किया है। तो मतलब आप एक दिमाग में एक चीज बैठाइएगा, एक तो दखनी अल्फाज का इस्तेमाल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा इनके कलाम के अंदर, एक तो पहचान ये आप रखिएगा, और दूसरी चीजें याद रखिएगा कि इन्होंने अपने कलाम के अंदर ये वाला तर्ज को ज्यादा तरजीह दी है। देखो रसूला, मूजा, जियूं, मतलब नून गुन्ना के साथ किसी भी कलाम को पेश करने में ये ज्यादा मतलब ये किए हैं, ज्यादा इनको मतलब इससे पहचानी जा सकती है। जारी हुए आंसू मेरे यूसुफ दे खत दे, खिदर कदम सेर कर इस आब रवा का। देखो रवा, आब रवा, कहता हूँ तेरे नानू को मैं दर्द ज़बान का, कहता हूँ तेरे शुक्र को उन्वान बयां का। उन्वा, देखो उन्वान होना चाहिए, लेकिन इन्होंने लिखा है उन्वा, उन्वा बयां का। तो उन्वा, ये सारे चीज, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ ना, कि जैसे नून गुन्ना का, बस आपको याद क्या रखना है, नून गुन्ना। अब हर जगह 110% तो आपको काम नहीं करेगा, कहीं कहीं फंस जाइएगा बाबू, ऐसा भी होता है, कहीं कहीं फंस जाइएगा। एक ही रास्ते पे, एक ही मतलब मान के चलो, अगर फॉर एग्जाम्पल हम नकली डॉक्टर बन जाएं और नकली डॉक्टर बन करके एग्जाम मतलब कहीं इलाज करने के लिए बैठ जाएं, तो डेफिनेटली है कि 2-4 पेशेंट अगर सही होंगे तो 2-4 पेशेंट कब्रिस्तान चले भी जाएंगे डेफिनेटली। लेकिन मतलब कहते हैं कि ना होने से समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि अंधरा ना होने ना मामा होने से अंधरा मामा सही है भाई। वही चीज है कि मतलब एक तरीका ले ले, कहीं हो सकता है कि 4 को 5 को क्वेश्चन टकराए, 3-4 को आगे 3-4 को निकल जाए, एक आध को गलत होगा। तो इस तरह का अंदाज अगर है तो याद रखिएगा वली औरंगाबादी से बिलोंग करता है, वली औरंगाबादी से ताल्लुक रखता है। यहाँ तक के बाद सारी चीजें क्लियर एंड क्रिस्टल है, यस और नो कर देंगे। जो भी मैंने बताया आप सारे लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई, तो आप कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से, और मुझे इजाजत दीजिए, काफी लॉन्ग वीडियो हो गया है। और इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखते हैं कौन शोला कराम किस शायर के बारे में हम लोग कल बात करेंगे इंशाल्लाह, उसको देखते हैं। और मैं बता दूं आप लोगों को कि जो भी मैंने पढ़ा है या जो मैं यूनिट 1 में कंप्लीट कराया हूँ मुख्तसर तारीख ज़बान उर्दू, वो ऑलरेडी 9:20 PM में, मतलब 9:20 में, और रात में मैं उस पर क्वेश्चन आंसर लेकर के आता हूँ, बाकायदा लाइव क्लास आता हूँ, तो आप लोग उसमें जुड़ना ना भूले प्लीज, आप सारे लोग जुड़ जाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, दीजिए मुझे इजाजत, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।